हेलो दोस्तों। आज हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कार्बन डेटिंग। हाल ही में यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में वाराणसी की एक जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए जाने वाले विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब हम समझते हैं यहाँ कार्बन डेटिंग है क्या। कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक विधि है। दूसरे शब्दों में, प्राचीन स्थलों से जीवाश्मों और पुरातात्विक कलाकृतियों की आयु का अनुमान लगाने की एक विधि है। यह उन कार्बनिक पदार्थों की आयु या तिथि निर्धारित करने की एक विधि है जो कभी जीवित थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह प्राचीन समय में जो स्थित जीवाश्म थे, जो कलाकृतियां थी, जो भी मतलब कार्बनिक पदार्थ थे, उनकी एज का पता लगाने के लिए कि वो कितने साल पुराने हैं, इनका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का यूज किया जाता है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? कार्बन 14 विधि का विकास अमेरिकी भौतिक विज्ञानी विलॉर्ड एफ लिब्बी द्वारा वर्ष 1946 के आसपास किया गया था। सजीवों में विभिन्न रूपों में कार्बन उपस्थित होता है, जो कि हमें पता है। डेटिंग पद्धति इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 रेडियोधर्मी है और उचित दर पर इसका क्षय होता है, जो सर्वविदित है। C14 कार्बन का समस्थानिक है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। वायुमंडल में कार्बन का सबसे प्रचुर समस्थानिक C12 है। जब जीवित चीजें जैसे पौधे या जानवर की मृत्यु हो जाती है, तो उनके द्वारा जमा किया गया रेडियोधर्मी कार्बन का रूप बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या हो जाता है? चाहे वह जीव हो, चाहे पौधा हो, जानवर हो, कोई भी हो, तो कार्बन क्या होता है? रेडियोधर्मी कार्बन जो होता है वो अपना रूप बदलने लग जाता है। यानी कि एक प्रकार से क्या बन जाता है? चूरा बन जाता है। इसका उपयोग क्या है? यह 500 से 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की डेटिंग की एक बहुमुखी तकनीक साबित हुई है। इस विधि का प्रयोग व्यापक रूप से भूवैज्ञानिकों, मानव विज्ञानियों, पुरातात्विकविदों और संबंधित क्षेत्रों में जांचकर्ताओं द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग का कार्य। वायुमंडल में कार्बन का सबसे प्रचुर समस्थानिक C12 है। C14 की बहुत कम मात्रा मौजूद होती है। वातावरण में C12 से C14 तक अनुपात लगभग स्थिर और ज्ञात है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना कार्बन प्राप्त करते हैं, जबकि जानवर इसे मुख्य रूप से भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चूंकि पौधे और जानवर अपना कार्बन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, वे C12 और C14 को लगभग उसी अनुपात में ग्रहण करते हैं जितना कि वातावरण में उपलब्ध है। जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं तो वातावरण के साथ उनका संपर्क खत्म हो जाता है। चूंकि C12 स्थिर है और रेडियोधर्मी C14 लगभग 5,730 वर्षों में से अपने आप में आधा रह जाता है, जिसे इसका आधा जीवन या हाफ लाइफ कहा जाता है। किसी पौधे या जानवर के नष्ट होने के बाद इनके अवशेषों में C12 से C14 तक के बदलते अनुपात को मापा जा सकता है और इसका उपयोग जीव की मृत्यु के अनुमानित समय को निकालने के लिए किया जा सकता है। कार्बन 14 कार्बन का एक कमजोर रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसे रेडियो कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या होता है। अब है कार्बन डेटिंग की सीमाएं, क्योंकि हर विधि की लिमिटेशन होती है, वो एक निश्चित सीमा तक ही कार्य कर सकता है। हालांकि अत्यंत प्रभावी कार्बन डेटिंग को सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से इसका प्रयोग निर्जीव चीजों की उम्र निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता, जैसे कि चट्टाने आदि। ठीक है, चट्टानों आदि की उम्र का ज्ञात नहीं कर सकता ये। कार्बन डेटिंग का उपयोग 60,000 वर्ष से अधिक पुराने नमूनों के लिए नहीं किया जा सकता। यानी कि 60,000 से अगर कोई पुराना नमूना है, ईयर से पुराना नमूना है, तो उसमें नहीं किया जा सकता है उम्र निकालने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधे जीवन के 8 से 10 चक्र पार करने के बाद कार्बन 14 की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है। क्योंकि जब किसी जीव में कार्बन 14 रहेगा तभी तक जो है यह विधि काम आएगी। कार्बन डेटिंग केवल कुछ सामग्रियां पर की जा सकती है, इसलिए तलहटी चट्टानों की उम्र निर्धारित करने के लिए उपयोगी नहीं है और कार्बन डेटिंग की विधि निषेधात्मक रूप से महंगी हो सकती है। इसके अलावा लिए गए नमूने अन्य कार्बन युक्त सामग्री से दूषित हो सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से प्राप्त तिथियां अचूक नहीं है, अर्थात सामान्य तौर पर एकल तिथियों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार कई नमूनों को एकत्र करने और दिनांकित करने की आवश्यकता है। यानी कि आपने एक पे नमूना किया और माना कि आपका निकला कम से कम 10 साल पुराना किसी डेट पे, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उसी पे भरोसा कर रहे हो। कम से कम आपको 2-3 परीक्षण करने होंगे, उसका औसत निकालना होगा, तब जाके पता लगेगा कि भाई ये कौन सी मतलब क्या है इसकी उम्र। अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं गणना करने के? निर्जीव वस्तुओं की आयु की गणना करने के अन्य तरीके हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग का उपयोग कुछ निश्चित परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे हिमनदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के कोर की उम्र जानने के लिए भी कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ऐसे बर्फ की चादरों के अंदर फंसे कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का अध्ययन करके निर्धारित किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं की आयु की गणना करने के लिए अन्य तरीके हैं, जिनमें से कई कार्बन डेटिंग के समान सिद्धांत पर आधारित हैं। इन्हें रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियों के रूप में जाना जाता है। इनमें से कई में अरबों वर्षों के हाफ लाइफ वाले तत्व शामिल होते हैं, जो वैज्ञानिकों को बहुत पुरानी वस्तुओं की आयु का मजबूती से अनुमान लगाने में सक्षम बनाते हैं। अब अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है? कार्बन डेटिंग तकनीक का आधुनिक दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और यह 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक रही है। कोई अन्य वैज्ञानिक पद्धति न केवल उसके वर्तमान के बारे में, बल्कि हजारों साल पहले हुई घटनाओं के बारे में भी मनुष्य की समझ को क्रांतिकारी बदलाव लाने में कामयाब नहीं हो पाई है। इसके अलावा
कार्बन डेटिंग वह तकनीक है जो पुरातात्विक विदों, वैज्ञानिकों और अन्य मानव विज्ञानिकों द्वारा सिद्धांतों को सिद्ध या खंडित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। भूविज्ञान, भूभौतिकी, जल विज्ञान, जलवायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, यहाँ तक कि बायोमेडिसिन के वर्षों से कार्बन डेटिंग के अनुप्रयोग होते रहे हैं। इससे संभावित प्रश्न बन सकता है, कार्बन डेटिंग को परिभाषित करते हुए इसके महत्व और सीमाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।